हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग। जिस तरीके से सोसाइटी में समाज में जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड हो गया, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, ये सब, और जैसे कि पुलिस हो गया, कानून हो गया, अपना जो संविधान हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने जो सोसाइटी है उसके रूल्स को कंट्रोल करते हैं। कोई क्राइम नहीं करे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करे, उस सब को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से नर्सिंग फील्ड के अंदर भी जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में करे, बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ में करे, पेशेंट की केयर प्रॉपर करे। इसलिए क्या है, कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसको अपन इथिकल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग बोलते हैं। चलिए, तो उसी को अपन डिस्कस करेंगे आज कि कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इथिकल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। देखिए, अब बात करूं इथिकल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस, तो जैसे हमारे इंडिया में दो टाइप्स के लॉ बने हुए, उसी तरीके से नर्सिंग में भी वही लॉ काम आएंगे, उसी को अपन पढ़ेंगे और उसके अंदर इंक्लूड करेंगे अलग अलग जो रूल्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं। ओके, एक तो होता है आपका सिविल लॉ, एक कौन सा होता है, क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉज के अंदर कौन कौन से कानून इंक्लूड होंगे जो हैंडल करते हैं अपने दो पर्सन के बीच में हुई फाइट को, जैसे कि नॉर्मल फाइट, जैसे कि मैरिज को लेके हो गई, डाइवोर्स को लेके हो गई, किसी प्रॉपर्टी को लेके हो गई। तो एक ऐसी फाइट है जिसमें दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो रही है, लेकिन जितने लोग उस फाइट में इंक्लूड हैं वही अफेक्ट हो रहे हैं। उस फाइट से, उस लड़ाई से पूरी सोसाइटी को या फिर पूरी कंट्री को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका कोई असर उसके उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो उसको इंक्लूड करते हैं अपन सिविल लॉज के अंदर, जैसे कि डाइवोर्स का हो गया, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का हो गया, तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, सिविल लॉज। ओके, उसके ऊपर कौन सा लॉज अप्लाई होता है, वो होता है सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज के अंदर ऐसे क्राइम आते हैं, ऐसे क्राइम वाले लॉज इंक्लूड होते हैं जिसके अंदर भले ही दो पर्सन है या फिर एक पर्सन क्राइम करे, लेकिन उसका इफेक्ट है वो उसके जो सराउंडिंग सोसाइटी है उसके ऊपर भी पड़ता हो। जैसे किसी ने क्राइम कर दिया हो, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, तो मान लीजिए जिसने मर्डर भले ही किया हो, लेकिन उसकी वजह से जो डर है वो तो पूरी सोसाइटी में हो गया, आसपास के समाज में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा उस मर्डर की वजह से। तो वो उसकी वजह से न सिर्फ जो जिसके ऊपर उसने क्राइम किया है वो अफेक्ट हुआ है, बल्कि आसपास की जो सोसाइटी है वो भी अफेक्ट हुई है। तो उसको हैंडल करने का काम, उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, वो होता है क्रिमिनल लॉ। तो नर्सिंग में भी यही दो लॉ काम करते हैं, एक सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। ओके, तो मान लीजिए सिविल लॉज के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं नर्सिंग में दो लॉज। एक तो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक तो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है टोर्ट। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका टोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन जैसे कि कंसेंट हो गया पेशेंट से एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब पेशेंट एडमिट होता है तो हॉस्पिटल में क्या क्या प्रोसीजर किया जाएगा, और ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को अदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है डिजीज ठीक नहीं हो, इस टाइप का अपन एक हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पेशेंट से कंसेंट साइन करवाते हैं। तो वो एक टाइप का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है हॉस्पिटल में एडमिट होते टाइम। तो वो किस में इंक्लूड होगा, सिविल लॉज के अंदर कंसेंट। वो किस में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। एक होता है आपका एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो होता है वो किसके अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट हुआ है और नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा वो किसके अंदर आएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। तो ये तो होगा सिविल लॉज का कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। सिविल लॉज का दूसरा पार्ट है टोर्ट। टोर्ट का मतलब होता है आप किसी को एक रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन, या फिर उसकी प्रॉपर्टी, या फिर पर्सन के राइट, या फिर पर्सन के जो राइट होते हैं उसकी वजह से अफेक्ट हो। आपने किसी पर्सन, जो मरीज है, पेशेंट है, उसको क्या किया है, ऐसा एक्ट किया है जो उस पर्सन को हानि पहुंचा रहा हो, या फिर उस पर्सन की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर पर्सन के जो राइट है उसको अफेक्ट कर रहा हो, तो वो किसके अंदर आएगा, टोर्ट के अंदर आएगा। यानी कि किसी पर्सन को या फिर किसी मरीज को जो एडमिट है उसको आपने नुकसान पहुंचाया, तो वो किसी में आएगा, टोर्ट। अब नुकसान पहुंचाना या फिर किसी को हानि पहुंचाना, किसी को हार्म करना,
इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपने क्या है, पेशेंट को नर्सिंग केयर देते टाइम आपने जानबूझकर पेशेंट को नुकसान पहुंचाया, हार्म पहुंचाया, चोट पहुंचाई। ओके, तो ये तो आएगा किसमें कि जानबूझकर, इट मीन्स कि इंटेंशनल। तो टोर्ट्स का एक तो टाइप हो गया इंटेंशनल। दूसरा कि मान लीजिए आपकी गलती नहीं है, आप पेशेंट का काम कर रहे हैं लेकिन काम करते टाइम या तो आपका सही से ध्यान नहीं रहा या फिर वो काम आपको सही तरीके से आता नहीं था, उस वजह से पेशेंट को बाई मिस्टेक क्या हो गया, हार्म पहुंच गया गलती से। जैसे कि आप मान लीजिए कैनोला लगा रहे हैं पेशेंट को, लेकिन कैनोला लगाते टाइम जो वेन में नहीं जाके किसी आर्टरी के अंदर क्या हो गया, पंचर हो गया। ओके, तो ये आपने जानबूझ के तो नहीं किया, बाई मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये भी एक टाइप का क्या है, टोट है। तो इसको अपन इंक्लूड करेंगे किसमें, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को हार्म पहुंचा, उसकी आर्टरी पंचर हो गई, फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई मेजर आर्टरी हो तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। ओके, तो ये किसमें इंक्लूड होगा, आपका टोट के अंदर, क्योंकि नुकसान तो डेफिनेटली हार्म तो पेशेंट को हुआ है उसकी वजह से, तो ये लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया, तो ये किस में आएगा, अनइंटेंशनल, यानी कि आपने जानबूझ के नहीं किया है। ये किस में आएगा, आपका अनइंटेंशनल के अंदर, इट मीन्स आपने जानबूझ के नहीं किया। फिर आएगा आपका क्रिमिनल लॉ की बात करें। क्रिमिनल लॉ इट मीन्स कि ये थोड़ा सा सीवियर टाइप का क्राइम है। एक क्रिमिनल लॉ को अपन दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका फेलोनी। फेलोनी मीन्स सीरियस टाइप का क्राइम, जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, उसकी वजह से डेफिनेटली पूरी सोसाइटी अफेक्ट तो होगी, लेकिन सोसाइटी अफेक्ट हो रही है इसलिए ये क्रिमिनल लॉज के अंदर आ गया। तो सीरियस टाइप का एक आएगा आपका मिस डेमर। ओके, मिस डेमेरर। मिस डेमेरर का मतलब होता है थोड़ा सा लेस सीरियस टाइप का क्राइम है। मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को किसी पर्सन को, किसी मरीज को उसकी मारने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेस सीरियस टाइप के क्राइम में आएगा। लेकिन ये उसकी वजह से भी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, आसपास के मरीज अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, आपका क्रिमिनल लॉज के अंदर आएगा। ओके, चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं अपन पर्टिकुलरली एक एक, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था क्या, सिविल लॉस। फर्स्ट क्या था, सिविल लॉ। ओके, सिविल लॉज के अंदर फर्स्ट क्या था आपका, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपन ने बात की थी कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जैसे कि पेशेंट से आपने एक क्या करवाया, कोई कंसेंट साइन करवाया, और जिसमें क्या हो गया, पेशेंट को एडमिशन से रिलेटेड, हॉस्पिटल में होने वाले प्रोसीजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी, और उससे होने वाले मान लीजिए कोई हॉस्पिटल से पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कुछ जो कैजुअलिटीज है पेशेंट को वो भी हो सकती है। तो ये सब के बारे में पेशेंट को पहले से अवेयर करवा के आपने क्या करवा दिया, एक कंसेंट साइन करवाया था, वो किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा। तो एक ये क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ताकि पेशेंट अगर कुछ नुकसान पेशेंट को हो जाए तो उसके बाद में वो है आपके ऊपर या फिर हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी केस फाइल, एफआईआर फाइल नहीं कर सके, क्योंकि आप बताएंगे कि हमने ऑलरेडी पेशेंट से लिखवा के एग्रीमेंट साइन करवा रखा है कि भाई ड्यूरिंग द हॉस्पिटल एडमिशन इन डेज में पेशेंट को कुछ भी हो भी सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। हम कंप्लीटली ये गारंटी नहीं लेते कि पेशेंट को कंप्लीटली ठीक करेंगे या फिर इसको कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, तो ये किस में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में। ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट है ये। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल इसमें अपन ने पढ़ाई था, एक तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप्स हो गया, एक हो गया आपका जो इन्फॉर्मेड कंसेंट आप लेते हैं, कंसेंट। कंसेंट, अब इस कंसेंट में आप जो एक कंसेंट लेते हैं, एक तो एडमिशन कंसेंट भी होगा, एक डीएनआर। डीएनआर का मतलब होता है डू नॉट रिससिटेट, डू नॉट रिससिटेट।
डू नॉट रिससिटेट। DNR डू नॉट रिससिटेट का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट इस टाइप का है कि उसमें आप वो स्टेबल है, वेंटिलेटर के ऊपर है, सीरियस है, लेकिन वो मतलब जब तक वेंटिलेटर के ऊपर रहेगा या फिर जब तक जो सपोर्टिव इंजेक्शन है, मेडिसिन है, तब तक उसके ऊपर सपोर्ट कर देगा, लेकिन उसके ठीक होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अटेंडर उसका साइन करके देते हैं, क्योंकि उनको कोई भी जो है उम्मीद नहीं होती कि ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो वो फिर DNR साइन करते हैं। इट मीन्स कि अगर इस पेशेंट को कुछ हो जाए, जैसे कि ये ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अरेस्ट हो जाए, तो आप इसको CPR करके वापस रिवर्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है। तो उसको बोलते हैं डू नॉट रिससिटेट। तो क्या होगा कि मान लीजिए पेशेंट एक्सपायर हो गया, फिर पेशेंट के अटेंडर ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने पेशेंट को बचाने का या फिर रिससिटेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप कहेंगे कि ऑलरेडी हमने DNR जो कंसेंट है वो साइन करके रखा हुआ है। तो ये किस में आएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड अपन ने पढ़ा था टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में अपन ने पढ़ा था कि आप अगर किसी पेशेंट को कोई आपकी एक्टिविटी है जो पेशेंट को कोई हार्म पहुंचाए, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाए या फिर उसके राइट्स को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टॉर्ट्स बोलेंगे। wrongful act committed against पर्सन, किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर पर्सन्स प्रॉपर्टी। जरूरी तो नहीं है पर्सन, आप पर्सन की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर्सन प्रॉपर्टी या फिर उस पर्सन के पेशेंट के राइट्स को, उसके अधिकारों को। पर्सन राइट्स, ओके। तो एक आपका रॉन्गफुल एक्ट है जो आपने कमिट किया है किसके अगेंस्ट, या तो पर्सन या फिर पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या फिर पर्सन के राइट्स के अगेंस्ट, तो वो किस में इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा टॉर्ट्स के अंदर। आपने किसी पर्सन को, उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है, तो ये किस में आएगा, टॉर्ट्स के अंदर। जैसे कि इसमें क्या अफेक्ट हो रहे हैं, पेशेंट के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। पर्सन के क्या हो रहे हैं, राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब इस टॉर्ट्स को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा था। टॉर्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा था। एक था आपका इंटेंशनल, सेकंड वन आपका कौन सा था, अनइंटेंशनल। मीन्स एक तो था कि आपने अगर जानबूझ के पेशेंट को नुकसान पहुंचाया है, पेशेंट को हार्म किया है, तो वो इंटेंशनल में आएगा। एक आप नर्सिंग केयर दे रहे थे लेकिन गलती से बाई मिस्टेक हो गया, तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका अनइंटेंशनल के अंदर। अब इंटेंशनल के अंदर कौन कौन से टॉर्ट्स इंक्लूड होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। इंटेंशनल टॉर्ट्स। अब इंटेंशनल टॉर्ट्स में फर्स्ट वन आपका आएगा कौन सा, एसोल्ट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर, तो आपको यहाँ ध्यान रखना। एसोल्ट, एसोल्ट का मतलब होता है आप किसी भी पर्सन को या फिर जो भी आपके मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है उसको फिजिकली या फिर मेंटली क्या कर रहे हो, नुकसान पहुँचा रहे हो, हार्म कर रहे हो, और जिसकी वजह से पेशेंट डर जाता है, पेशेंट फियरफुल हो जाता है। जैसे कि फिजिकली कैसे होगा कि आपने किसी पेशेंट के पास में जाके उसको जो है मतलब कोई सुई से बो दी या कट लगा दिया, ओके, उसके ऊपर ब्लेड से चीरा लगा दिया, अपने किसी मतलब बात का बदला लेने के लिए। मान लीजिए पेशेंट ने आपसे बहस की थी, फिर वही पेशेंट एडमिट हुआ तो आपने जाके सर्जिकल प्लेट से उसकी स्किन के ऊपर कट लगा लिया, ओके। या फिर आपने 16 गेज की बड़ी सी निडल लेके उसको घुपो दी, तो ये किस में आएगा, फिजिकल में, ओके। इससे आप पेशेंट को क्या है, आपने नुकसान पहुंचाया। मेंटल में कैसे आएगा, मेंटल में आएगा कि मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, वो ओरली मेडिकेशन नहीं ले रहा है, आपने उस पेशेंट को ये बोला कि अगर आपने ये जो ओरली मेडिकेशन नहीं ली तो 16 नंबर की जो बड़ी गेज की निडल है वो दिखा के डरेंगे कि आपने अगर मेडिसिन नहीं ली तो ये इतनी बड़ी निडल है, ये घुपो दूंगा मैं और इससे
या आपको क्या लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, डर जाता है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, ये भी आपका असोल्ट में आएगा। और असोल्ट के कौन से टाइप में, ये मेंटली असोल्ट है। फिजिकली असोल्ट में आपने पेशेंट को टच करके उसको नुकसान पहुंचाया, मेंटली में आपने बोल के अपनी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से पेशेंट को क्या किया, नुकसान पहुंचाया या फिर पेशेंट को डराया धमकाया, तो वो किस में आएगा, असोल्ट में आएगा। तो इसमें क्या आएगा असोल्ट में, फिजिकल और मेंटल harm which cause the patient to be fearful, ओके। तो इसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, डर जाएगा डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे इसको किस में इंक्लूड करेंगे अपन, एसोल्ट के अंदर। अब तो ये आपने क्या किया, जानबूझ के किया, इसलिए इंटेंशनल में है। सेकंड इंटेंशनल में कौन सा आएगा आपका, एप्रोप्रिएशन। सेकेंड इंटेंशनल कौन सा है, एप्रोप्रिएशन। ओके, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी पर्सन का या फिर उसकी प्रॉपर्टी का जो यूज़ लिया है अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए। ओके, अपने फ़ायदे के लिए। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, जाते टाइम ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक दिया क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जस्ट थोड़े ही दिन पहले आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट था जो पुलिस में क्या था, सीआई सर्किल इंस्पेक्टर था। ठीक है, आपने उससे जान पहचान बढ़ाई, उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए। ठीक है, अब फिर आप जो ट्रैफिक पुलिस है उसको उस पेशेंट का हवाला दे रहे हो कि ये जो आदमी है मेरा जानकार है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, तो आपने उससे जान पहचान बढ़ा ली। फिर उस ट्रैफिक कांस्टेबल है उसको आप ये बताते हो कि ये जो सीआई है ये मेरे जानकार है, अगर आपने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा, मैं चालान नहीं भरूंगा, नहीं छोड़ा तो इनको मैं कॉल करूंगा। तो इस डर से वो आपको जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो आपको क्या कर देता है, जाने देता है, आपके ऊपर फाइन नहीं लगाता। तो आपने क्या किया है, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए किसी अदर पर्सन के नाम का यूज लिया है। तो ये किस में आएगा आपका, एप्रोप्रिएशन में। यूज द नेम ऑफ पेशेंट फॉर पर्सनल पर्पज। ओके, इसी तरीके से कोई पॉलिटिक्स वाला हाई पोजीशन वाला नेता हो, वो भी आपके पास में पॉलिटिकल लीडर है, वो आपके पास में एडमिट रहा हो और उसके नाम का आप कहीं पे भी रेफरेंस दे रहे हो, तो ये सब किस में आएगा, एप्रोप्रिएशन में। चलिए नेक्स्ट कौन सा आएगा, टोर्ट्स के अंदर, इंटेंशनल टोर्ट्स के अंदर नेक्स्ट आएगा आपका बैटरी। बैटरी का मतलब होता है फिजिकल टच या फिर किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचाना विदाउट उसकी परमिशन के, विदाउट उसकी परमिशन ने पेशेंट से मना किया है कि मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, उसका कंसेंट साइन करके पेशेंट ने नहीं दिया है, फिर भी आप पेशेंट को ज़बरदस्ती पकड़ के ज़बरदस्ती उसको सुई घुपो रहे हो, ज़बरदस्ती उसको कैनोला लगा रहे हो, ज़बरदस्ती उसका कैथेटराइजेशन कर रहे हो। इट मीन्स कि पेशेंट ने परमिशन नहीं दी है आपको कि आप उसको टच करो, उसके बावजूद आपने पेशेंट को टच किया, तो ये किस में आएगा, बैटरी के अंदर। ओके, फिजिकल टच एंड वुंडिंग विदाउट परमिशन, पेशेंट ने परमिट नहीं किया था आपको, फिर भी आपने टच किया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बैटरी। चलिए नेक्स्ट आपका टॉर्च कौन सा होगा, इन्वेजन इन प्राइवेसी।
नेक्स्ट कौन सा हुआ, इन्वेजन इन प्राइवेसी। ओके, एक पेशेंट था, मान लीजिए फीमेल पेशेंट, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा था प्राइवेट रूम के अंदर। उन्होंने क्या कर रखा था, प्राइवेट रूम ले रखा था, प्राइवेट रूम का गेट खोला था, अंदर हस्बैंड वाइफ बैठ के कुछ बात कर रहे थे, उनके घर का मैटर डिस्कस कर रहे थे, घर की बातें सुन रहे थे। आप नर्सिंग ऑफिसर है, आप पेशेंट की बीपी को मेजर करने के लिए अंदर गए, ठीक है, आपने जो नॉक है उसको, जो डोर है उसको नॉक नहीं किया और डायरेक्टली एंटर हो गए अंदर, और पेशेंट जो अपनी बातें कर रहा था आपने उसके अंदर इंटरफेयर किया, आपने उसकी बातों को सुना, तो ये किसके अंदर आएगा, इन्वेजन इन प्राइवेसी। तो हमेशा जब भी ऐसे रूम के अंदर, प्राइवेट रूम के अंदर जहाँ भी एंटर करो तो आपको पहले डोर को क्या कर देना है, नॉक कर देना चाहिए। ओके, तो इंटरफेयर इन प्राइवेसी, इंटरफेयर इन प्राइवेसी, तो ये किस में आएगा आपका, इन्वेजन इन प्राइवेसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट टोर्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आपका आएगा फॉल्स इम्प्रेसनमेंट। फॉल्स इम्प्रिसनमेंट का मतलब होता है फोर्सफुली रेस्ट्रिक्ट करना। कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, आज शाम को उसको घर जाना है, आप उसको फ्री नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे जो कुछ स्पेशल योजना है उसके अंदर आपका एडमिशन है और उससे आपको फ्री नहीं कर सकते, आपको कल सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा ज़बरदस्ती। या फिर किसी पेशेंट जो है वो बार बार बेड से खड़ा हो रहा है या फिर बार बार मूवमेंट एक्टिविटी कर रहा है, सो नहीं रहा है, तो आपने उसको क्या कर दिया, बैंडेज लिया और उसके हाथों और पैरों को बांध दिया, यानी कि ज़बरदस्ती आपने फिजिकली रेस्ट्रिक्ट किया पेशेंट को, जबकि इसका कंसेंट होता है। नॉर्मली जब पेशेंट को क्या करना होता है, टाई करना होता है या फिर रेस्ट्रिक्ट करना होता है तो उसका भी कंसेंट साइन करवाना पड़ता है, ठीक है। ये जनरली आपको जो साइकेट्रिक वार्ड होते हैं उसमें देखने को मिलता है। लेकिन आपने बिना कंसेंट पेशेंट को बांध दिया, नहीं जाने दिया, रेस्ट्रिक्ट किया, तो ये किस में आएगा, फॉल्स इम्प्रिसनमेंट, यानी कि फोर्सफुल रेस्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन, फोर्सफुली रेस्ट्रिक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंटेंशनल टोर्ट्स की बात करूं मैं तो वो आपका आएगा फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में तो आपने बहुत सारा सुन रखा होगा। आपने क्या किया, पेशेंट की प्रॉपर्टी को या फिर पेशेंट को यूज में लिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने गेन के लिए, खुद के पर्सनल पर्पज़ के लिए। कैसे, पेशेंट अपनी मेडिसिन लेके आया, पास में रखी, एंटीबायोटिक थी, एमोक्सिक्लिन थी, मेरोपिनम थी, मेरोपिनम महंगा इंजेक्शन था इसलिए आपने सलाइन भर के पेशेंट को लगा दिया, मेरोपिनम नहीं लगाया, मेरोपिनम अपने पास रखा, जाते टाइम जो मेडिकल स्टोर था या फिर फार्मेसी वाला था उसको आपने मेरोपिनम रिटर्न कर दिया और उसके पैसे आपने ले लिए। ओके, ये क्या किया आपने, ये आपने फ्रॉड किया है। पेशेंट की प्रॉपर्टी थी, पेशेंट की मेडिसिन थी, आपने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज में ले लिया उसको, या फिर आपके घर में या फिर आपका कोई रिलेटिव एडमिट था जिसको मेरोपिनम की ज़रूरत थी और किसी अदर पेशेंट के पास में मेरोपिनम पड़ा था, उसको तो आपने सलाइन लगा लिया और वहाँ से मेरोपिनम उठा के अपने जो रिलेटिव था उसको दे दिया। ये भी आपने क्या किया, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। ओके, तो यूज पेशेंट प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ बेनिफिट एंड गेन, यूज पेशेंट्स प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ बेनिफिट एंड गेन, क्या बोलेंगे इसको, फ्रॉड बोलेंगे अपन। चलिए अब नेक्स्ट इंटेंशनल टॉर्ट्स पे आते हैं। नेक्स्ट इंटेंशनल टॉर्ट्स कौन सा होगा आपका, डिफेमेशन। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है आप कम्युनिकेशन के जरिए किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को डाउन कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। कम्युनिकेशन दैट हार्म टू पेशेंट्स रेपुटेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो पेशेंट की रेपुटेशन को क्या करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, अब इसमें दो टाइप में इसको अपन डिफेमेशन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है, एक तो आप क्या कर रहे हैं बोल के, ठीक है, बाई स्पीक, यानी बोल के किसी पेशेंट की कोई बातों को किसी अदर को बता रहे हो तो उसकी वजह से पेशेंट का जो
रेपुटेशन है वो डाउन हो रहा है, या फिर एक दूसरा होता है रिटर्न फॉर्म में किसी को लिख के बता रहे हो तो उसकी वजह से पेशेंट का रेपुटेशन डाउन होता है, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे अपन, अगर आपने बोल के बताया तो उसको बोलेंगे सिलेंडर, अगर आपने लिख के पेशेंट की रेपुटेशन को डाउन किया तो उसको बोलेंगे लेबल, उसको क्या बोलेंगे, लेबल। ठीक है, तो डिफेमेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन दैट हार्म टू पेशेंट रेपुटेशन। कम्युनिकेशन ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास में पेशेंट एडमिट था और वो क्रिमिनल है, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में आसपास के पेशेंट को नहीं पता कि वो क्रिमिनल है, ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, नर्सिंग स्टेशन पे आए, जोर शोर से बातें करने लगे कि ये वही पेशेंट है जिसने 4 मर्डर किए हैं, 4 रेप किए हैं, ओके, तो ये ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से उस पेशेंट की रेपुटेशन डाउन हो रही है, तो आपने बोल के किया तो अपन बोलेंगे सिलेंडर। लेकिन अगर आपने क्या किया, उस पेशेंट के बेड के ऊपर एक स्टिकर लिया और चिपका दिया, लिखा कि ये मर्डरर है, इसने 4 रैप किए हैं, तो ये आपने रिटर्न फॉर्म में जो लिखा है, कम्युनिकेशन किया है, उसकी वजह से भी पेशेंट की रेपुटेशन डाउन हो रही है, तो ये किस में आएगा, आपके डिफेमेशन के अंदर। तो इसको बोलेंगे अपन कम्युनिकेशन दैट हार्म टू पेशेंट रेपुटेशन। communication that harm to patient's रेप्यूटेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो पेशेंट की रेपुटेशन को क्या करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि अगर आपने क्या किया है, बाय स्पीक, बोल के किया है, तो इसको तो बोलेंगे अपन सिलेंडर, ओके, और अगर आपने क्या किया है, रिटर्न फॉर्म में पेशेंट की जो रेपुटेशन थी उसको डाउन किया है, तो उसको अपन बोलेंगे लेबल, उसको क्या बोलेंगे अपन, लेबल, ओके। तो ये हो गया आपका डिफेमेशन। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, एक होता है पब्लिक डिस्क्लोजर। पेशेंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी, आपने पब्लिक में जाके उसको डिस्क्लोज कर दिया, जैसे कि पेशेंट HIV पॉजिटिव था, आपने पूरे वार्ड, पूरे मरीज को, पेशेंट को, सबको बता दिया कि ये पेशेंट HIV पॉजिटिव है, तो ये तो इस इन्फॉर्मेशन को हमेशा आपको प्राइवेट रखना होता है, लेकिन आपने पब्लिकली कर दिया, ओके, तो इसको अपन बोलेंगे पब्लिक डिस्क्लोजर। ये क्या हुआ, पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिश प्राइवेट इंफॉर्मेशन। आपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट वन, एक होता है आपका मैलिस, MALICE। मैलिस का मतलब होता है आपने पेशेंट के रिगार्डिंग कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर दी। मान लीजिए पेशेंट HIV पॉजिटिव था ही नहीं, फिर भी आपने पूरे वार्ड में सबको बता दिया, या फिर पेशेंट के बेड के ऊपर या फिर उसकी फाइल के ऊपर आपने स्टिकर लगा दिया कि दिस पेशेंट इज HIV पॉजिटिव, तो आपने क्या किया है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैलिस। स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो ये चारे के चारे टोर्ट्स आपने क्या किए हैं, इंटेंशनली किए हैं, जानबूझ के किए हैं, इसलिए उसको बोलेंगे अपन इंटेंशनल टोर्ट्स। सेकंड कौन सा था, अनइंटेंशनल, यानी कि ऐसे टोर्ट, ये जो ऐसे आपको पेशेंट को नुकसान हो रहा है लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उसको बोलेंगे अपन अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल टोर्ट्स। अब अनइंटेंशनल में फर्स्ट अपन ने पढ़ा था नेग्लिजेंसी, अनइंटेंशनल में फर्स्ट क्या आएगा आपका, नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी का मतलब होता है फेलियर टू एक्ट। आपको कोई काम दिया गया हो और आप उस काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर सके, उस एक्टिविटी को, उस एक्ट को पूरा नहीं कर सके आप, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नेग्लिजेंसी। इसके पीछे क्या होता है, रीजन होता है कुछ न कुछ, इट मीन्स कि ये रीजनेबल होती है। ये क्या होती है, नेग्लिजेंसी हमेशा रीजनेबल होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक हाउस कीपिंग वाले को बोला कि पेशेंट की साइड रेलिंग है
उसको क्या कर दो, अब कर दो, ताकि पेशेंट बेड से गिरे नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए हाउसकीपिंग गया, हाउसकीपिंग गया और उस हाउसकीपिंग ने पेशेंट की जो साइड रेलिंग लगाई, लेकिन उसका एक स्विच है या फिर उसकी एक जो पिन है, सेफ्टी पिन है, वो लगाना भूल गया। सेफ्टी पिन क्या करेगी, उस साइड रेलिंग को अप करके उसको फिक्स कर देगी, ताकि वो वापस फिर से नहीं गिरे अगर पेशेंट का सपोर्ट उसके ऊपर आए तो भी। ठीक है, लेकिन पेशेंट ने जो हाउसकीपिंग वाला गया उसने साइड रेलिंग ऊपर तो कर दी, लेकिन वो सेफ्टी पिन लगाना भूल गया। पेशेंट ने जैसे ही टर्न किया, साइड रेलिंग के ऊपर प्रेशर आया, साइड रेलिंग फिर से नीचे गिर गई और पेशेंट बेड से नीचे गिर गया। ओके, तो ये क्या हुआ, फेलियर टू एक्ट। आपने क्योंकि इसमें हाउसकीपिंग वाला गया, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं कर सका एक्ट। क्यों, इसके पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि हाउसकीपिंग वाले को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इसको नहीं पता था हाउसकीपिंग वाले को कि साइड रेलिंग ऊपर कैसे करनी होती है, किस तरीके से उसके अंदर सेफ्टी पिन डालनी होती है, ये हाउसकीपिंग वाला नहीं जानता था, तो इसके पीछे ये रीजन है। ओके, तो ये हमेशा क्या होता है, रीजनेबल होती है नेग्लिजेंसी। अब नेग्लिजेंसी में दो टाइप्स के एक्ट होते हैं, एक तो होता है ओमिशन, एक तो होता है ओमिशन, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन। देखिए, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन, ओमिशन का मतलब होता है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन। इट मीन्स कि सही तरीके से वो साइड रेलिंग नहीं लगा पाया। ठीक है, और एक होता है आपका कमीशन का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट एक्शन। इनएप्रोप्रिएट मतलब आपने जो सेफ्टी पिन थी वो नहीं लगाई, वो सेफ्टी पिन थी वो नहीं लगाई। और दूसरा था लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि आपने सही तरीके से साइड रेलिंग नहीं लगाई। ओमिशन का मतलब होता है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन, इट मीन्स कि आपने जो साइड रेलिंग तो लगाई लेकिन सेफ्टी पिन लगाना भूल गया हाउसकीपिंग वाला, तो ये तो इन लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन, क्योंकि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया होता तो सेफ्टी पिन भी लगती। एक होता है आपका कमीशन, ओके, कमीशन का मतलब होता है आपका इनएप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि जो हाउसकीपिंग वाला गया था लगाने के लिए साइड रेलिंग, उसने साइड रेलिंग सही तरीके से लगाई ही नहीं। ओके, सेफ्टी पिन तो क्या, साइड रेलिंग भी सही तरीके से नहीं लगाई, यानी कि उसका जो एक्शन था वो इनएप्रोप्रिएट था, तो उसको बोलेंगे अपन कमीशन। ओके, तो इन अप्रोप्रिएट एक्शन मीन्स कमीशन, ओमिशंस मीन्स लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो इसका एग्जांपल अपन देंगे क्या, फेलियर टू प्रिवेंट फॉल, पेशेंट को फॉल होने से आप प्रिवेंट नहीं कर सके। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी हो गई, आपने अपना काम किसी और को दिया, वो सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाया, पेशेंट गिर गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने जानबूझ के पेशेंट को गिराया, अनइंटेंशनली हो गया ये। ओके, लेकिन नेग्लिजेंसी के अंदर आएगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड वन क्या है आपका, माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है नेग्लिजेंसी अगर प्रोफेशनल पर्सन द्वारा की जाए। प्रोफेशनल मीन्स आपको, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर है, आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि पेशेंट को आईवी कैनुला कहाँ कौन सी वेन में लगाना है, कितना नंबर का अप्रोप्रिएट होता है। ओके, और कौन सी मेडिसिन है वो आईवी रूट से देनी है, कौन सी मेडिसिन है वो आईएम रूट से देनी है। अच्छे तरीके से आपको ट्रेंड किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, बताया गया है। उसके बावजूद आप पेशेंट के पास में जाते हो और जो मेडिसिन आईएम लगानी होती है वो मेडिसिन आईवी रूट से दे देते हो। तो ये किस में आएगा, माल प्रैक्टिस में आएगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी गई है इसकी कि कौन सी आईएम रूट से देनी है, कौन सी आईवी रूट से देनी है, इसके बावजूद आपने उसको क्या कर दिया, गलत लगा दिया। उसको क्या बोलेंगे अपन, माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंसी बाय प्रोफेशनल पर्सन, एक प्रोफेशनल पर्सन जिसको ट्रेनिंग दी गई है उसके बावजूद वो सही तरीके से कोई एक्टिविटी कोई एक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसको बोलेंगे नेग्लिजेंसी। एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल की तो अभी अपन ने पढ़ा कि जैसे मेडिकेशंस एरर हो गया,
मेडिकेशंस एरर, जैसे कि आपने रॉन्ग रूट से मेडिकेशन दे दी, जो आईएम से देनी थी वो आपने आईवी रूट से दे दी, या फिर आपने रॉन्ग डोज दे दी, या फिर आप ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कितने ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी ओटी में कितने गोज और कितने मॉप यूज में होते हैं, उसकी प्रॉपर आपको काउंटिंग करके रखनी होती है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द सर्जरी किसी पेशेंट के अंदर क्या रह गया, गोज रह गया, मॉप रह गया, और जो है वुंड था उसको क्लोज कर दिया, फिर कुछ दिन बाद में पता चला जब पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ कि पेशेंट के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट सीजर रह गया था, कोई मॉप रह गया था, कोई गोज रह गया था, तो ये किसके अंदर आएगा, आपकी माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा, क्योंकि आपने सही तरीके से काउंटिंग नहीं की। तो उसको क्या बोलेंगे, मिस काउंटिंग ऑफ द मॉप और गोज, मिस काउंटिंग ऑफ मॉप या फिर गोज ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी में आपने क्या किया, सही तरीके से काउंट नहीं किया। तो ये तो हो गया आपका नेग्लिजेंसी और माल प्रैक्टिस। ये कौन से टॉर्ट्स थे, अनइंटेंशनल टॉर्ट्स थे। तो अपन ने एक साइड का यानी कि जो सिविल लॉज था वो पढ़ लिया। अब आते हैं अपन क्रिमिनल लॉज के ऊपर। क्रिमिनल लॉ अपन ने पढ़ा था कि ऐसा लॉ जो उसके ऊपर लागू होगा क्राइम के ऊपर, ऐसे क्राइम के ऊपर जिसमें किसी सोसाइटी को भी अफेक्ट पड़ा हो। भले ही किसी पर्सन के ऊपर तो अफेक्ट पड़ता ही है, किसी का मर्डर किया आपने तो उस फैमिली को, उसके ऊपर तो जो इंसान मरा है उसके ऊपर तो डेफिनेटली उसको नुकसान हुआ है, लेकिन उसके आसपास की सोसाइटी को भी फर्क पड़ता हो, अफेक्ट होती हो सोसाइटी, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रिमिनल लॉ। अफेक्ट सोसाइटी नॉर्म्स, अफेक्ट सोसाइटी राइट्स। ओके, सोसाइटी के राइट्स और सोसाइटी के नॉर्म्स दोनों को अफेक्ट करना कोई क्राइम है। ओके, कोई क्राइम है तो उसको, उसके ऊपर कौन सा लॉ लागू होगा, क्रिमिनल लॉ लागू होगा। इसके अंदर आएगा आपका फर्स्ट वन, फेलोनी। ओके, एक तो आएगा आपका फेलोनी। फेलोनी में होगा क्या, सीरियस टाइप का क्राइम, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया हो, सीरियस टाइप क्राइम लाइक मर्डर। ओके, और सेकंड इसमें आएगा आपका मिस डेमिनर। मिस डेमिनर, मिस डेमिनर का मतलब होता है लेस सीरियस टाइप का क्राइम, लेस सीरियस टाइप क्राइम। ओके, जैसे कि आपका हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर, मारा नहीं है लेकिन मारने की कोशिश की है, तो वो किस में आएगा, मिस डेमिनर में। ओके, तो ये तो हो गए आपके नर्सिंग से रिलेटेड कुछ लॉज। कुछ अदर लॉज भी हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में कभी भी उसके बारे में पूछा जा सकता है। अदर्स लॉ, अदर लॉ की मैं बात करूं तो एक लॉ होता है गुड सैमरिटन लॉ, गुड सैमरिटन लॉ। गुड सैमरिटन लॉ का मतलब होता है जो लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करना, किसी पेशेंट की इमरजेंसी केयर कोई नर्सिंग ऑफिसर, कोई डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको जो लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू वो प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू पेशेंट। जो पेशेंट को इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा है उसको लीगल प्रोटेक्शन क्या करना, प्रोवाइड करना। कुछ पब्लिक हेल्थ एक्ट भी है जो नर्सिंग ऑफिसर्स को या फिर डॉक्टर्स को
क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, लीगल जो लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्ट में एक तो आता है आपका CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये क्या करता है, लीगल जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड करवाता है। एक है आपका OHHA, ओचा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, ये भी लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाता है। एक है आपकी गाइडलाइन भी है इसके रिगार्डिंग, गाइडलाइन फॉर सेफ एंड हेल्दी कम्युनिटी, गाइडलाइन फॉर सेफ एंड हेल्दी कम्युनिटी एंड वर्क इन्वायरमेंट। ये गाइडलाइन भी है इसके, जिसके रिगार्डिंग ये भी आपको सेफ्टी है वो प्रोवाइड करवाती है। ओके, इसके अलावा आपका एक पब्लिक डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ एक्ट है। अगर किसी पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए भी एक एक्ट है कि आप किस तरीके से उसकी डेथ है या फिर किसके आधार पे उसकी डेथ है वो डिक्लेयर करोगे। द यूनिफॉर्म determination ऑफ डेथ एक्ट, ये 1980 में आया था। ओके, तो इसमें क्या है कि आप डेथ कैसे डिक्लेयर करोगे, डेथ डिक्लेयर बाय, एक तो होगा आपका इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द हार्ट एंड लंग्स और हार्ट की डेथ हो गई इरिवर्सिबल, जिसको आप वापस रिवर्ट नहीं कर सकते, या फिर एक होता है आपका ब्रेन डेथ का। तो इंडिया में अभी इरिवर्सिबल जो हार्ट और लंग्स की जो डेथ होती है उसके आधार पर जो डेथ है वो डिक्लेयर की जाती है। ब्रेन डेड हो जाता है, उसको कंप्लीटली डेथ है या फिर बॉडी हैंड ओवर नहीं की जाती है अभी तक। ओके, तो एक होता है आपका इरिवर्सिबल डेथ ऑफ लंग्स एंड हार्ट, जिसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, और इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में यही यूज में ले रहे हैं। दूसरा होता है आपका इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द ब्रेन स्टेम, इरिवर्सिबल डेथ ऑफ ब्रेन स्टेम, रिकवरी ये भी नहीं होता, लेकिन इंडिया में अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कौन सा जो इथिकल एस्पेक्ट है नर्सिंग के वो, और नर्सिंग ऑफिसर से किस तरीके से काम करेगा, उसको कौन कौन से जो इथिक्स है वो फॉलो करना है, उसके लिए कोड ऑफ इथिक्स का फॉर्मेशन भी किया गया है। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से कोड ऑफ इथिक्स जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए वो भी फिक्स किए गए हैं। तो उनको भी अपन क्या कर देते हैं, इस क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स का मतलब होता है एक लॉज का, प्रिंसिपल का एक सेट, एक डायरी, एक बुक होती है। ओके, दैट गवर्न राइट कंडक्ट और बिहेवियर, वो ये फिक्स करती है, ये निश्चित करती है कि जो नर्सिंग ऑफिसर होगा वो किस टाइप की, किस तरीके से पेशेंट की केयर करेगा। और उसके अंदर क्या होती है, वो नर्सिंग केयर बाउंडेड होती है उस रूल्स के अकॉर्डिंग, ओके, उस प्रिंसिपल के अंदर, उस लॉज के अंदर, ठीक है। उससे बाहर निकल के आपको केयर प्रोवाइड नहीं करनी होती है। ओके, तो क्या बोलेंगे अपन कि सेट ऑफ लॉज, set of laws or principle that govern right
कंडक्ट और बिहेवियर। ओके, वो ये फिक्स करता है कि जो नर्सिंग ऑफिसर है वो उसका बिहेवियर और जो केयर कर रहा हो वो क्या हो, राइट हो एकदम। ठीक है, ये जो अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के द्वारा डेवलप किया गया था कोड ऑफ इथिक्स को, डेवलप्ड बाय अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, और इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ने इसको 1953 में अडॉप्ट किया था। ओके, तो इसको लिखेंगे अपन डेवलप्ड बाय अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, ANA। ओके, adopted by इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस 1953। चलिए, अब कौन कौन सी कोड ऑफ इथिक्स है उसको अपन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से। तो फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पेशेंट के पास में अधिकार है कि पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करे या वे रिफ्यूज़ करे। आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको ठीक नहीं करना है। अगर पेशेंट चाहता है, लिख के कंसेंट दें कि हाँ मैं मेडिसिन लेने के लिए तैयार हूँ, तो ही आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, वरना नहीं करना है। तो पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड पेशेंट राइट टू रिफ्यूज़ और एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। पेशेंट के पास अधिकार है कि वो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करे या फिर रिफ्यूज़ करे। ओके, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट मीन्स कि पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट के पास में राइट है कि वो पेशेंट ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। ओके, देन सेकेंड बात करूं मैं कोड ऑफ इथिक्स कौन सा है। सेकेंड कोड ऑफ इथिक्स वो है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई एक्टिविटी कोई परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसको रिस्पॉन्सिबल ओनली आप होंगे। आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट करते टाइम आपने IM वाला इंजेक्शन IV लगा दिया, उसकी वजह से पेशेंट को कुछ नुकसान पहुंचा, पेशेंट सीरियस हो गया या फिर डेथ हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे किसी ने यही ऑर्डर दिया था, मुझे नर्सिंग इंचार्ज ने यही बोला था, या फिर मैंने ठीक से देखा नहीं। तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ आपसे मिस्टेक हुई है। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवन नर्सिंग एक्शन। इसको अपन बोल सकते हैं कि नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवन नर्सिंग एक्शन। ओके, नर्स ने जो एक्ट किया है उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड वन आपका क्या है, कोड ऑफ एथिक्स की बात करूं तो तीसरा है आपका बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होगा आपकी जो नर्सिंग केयर है, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो केयर पेशेंट को, वो पेशेंट के लिए या फिर अदर्स के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी को। ओके, बेनिफिशियल फॉर अदर्स। फोर्थ वन बात करूं मैं कोड ऑफ एथिक्स की, तो फोर्थ है आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी।
कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना। पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो किसी और को जाके ये प्रचार नहीं करना है, किसी को जाके बताना नहीं है पूरे वार्ड में, कहीं कोई डाटा के अंदर या फिर फाइल के ऊपर या फिर पेशेंट के बेड के ऊपर ये नहीं लिखना है कि ये HIV पॉजिटिव है। ओके, तो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या रखना, प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आएगा। टू मेंटेन द प्राइवेसी, या फिर इसको बोलेंगे अपन ना कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। ओके, तो ये तो आएगा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। नेक्स्ट आपका कोड ऑफ एथिक्स की बात करूं तो वो आएगा आपका फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है आपको फेथफुल रहना है। ओके, ईमानदार रहना है सबके लिए। टू बी फेथफुल टूवर्ड्स वंस कमिटेड, यानी कि आपने किसी को वादा किया है। मान लीजिए आप नर्सिंग स्टेशन पे बैठे हो, कोई पेशेंट आया आपके पास में कि उसको पेट दर्द हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप बता दें कि मैं 5 मिनट, आप वापस जाके बैठो मैं 5 मिनट से आ रहा हूँ, तो आपने जो कमिट किया है 5 मिनट से, तो आप एज इट इज़ फिक्स आपको 5 मिनट से उस पेशेंट के पास में जाना है और जो काम वो बोले वो करना है, या फिर जो एक्टिविटी है वो आपको करनी। तो इसको बोलेंगे अपन क्या, फिडेलिटी, यानी कि आपको अपने जो फेथफुल रहना है खुद के कमिटमेंट के ऊपर। टू बी फेथफुल टूवर्ड्स वंस कमिटमेंट, आपने जो कमिट किया है उसके ऊपर आपको क्या रहना है, फेथफुल रहना है, उसको बोलेंगे फिडेलिटी। नेक्स्ट वन बात करूं कोड ऑफ एथिक्स की, तो वो है जस्टिस। आपके लिए सब पेशेंट ओनली पेशेंट से ट्रीट करना है, उसको इक्वलिटी, ऐसा नहीं है कि कोई VIP पेशेंट है उसको तो आपने उसको मेरोपिनम लगाया, जबकि कोई आपका जो पुअर पेशेंट है तो उसकी केयर आपने ठीक से नहीं की, VIP पेशेंट है तो उसको अच्छी केयर की। इस तरीके से नहीं करना है। आपके लिए जितने भी पेशेंट है वो सब इक्वल है। ओके, तो ट्रीट इक्वली, ट्रीट इक्वली, या फिर आपके जो केयर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ओके, प्रोवाइड केयर टू ऑल पेशेंट्स, सभी पेशेंट्स को आपको केयर प्रोवाइड करनी है इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट वन कोड ऑफ एथिक्स आपका नॉन, जिसको बोलेंगे अपन नॉन मालफिसेंस। नॉन मालफिसेंस का मतलब होता है कि आप जो केयर कर रहे हैं उससे आप किसी पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, नॉन हार्मिंग जिसको बोलेंगे अपन, नॉन हार्मिंग, या फिर बोलेंगे कि किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है आपकी केयर देते टाइम, तो डू नॉट हार्म टू पेशेंट। ओके, नेक्स्ट वन बात करूं मैं, तो नेक्स्ट वन आपका कोड ऑफ एथिक्स में आएगा वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होगा आपको हमेशा ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहना है सभी पेशेंट्स के लिए। बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। तो ये तो हो गया आपके कोड ऑफ एथिक्स। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नर्सिंग एक्टिविटी को, नर्सिंग केयर को परफॉर्म करना है, और लीगल एस्पेक्ट भी अपन ने पढ़ लिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके रिगार्डिंग हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हुआ। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है जिसके ऊपर आपको क्लास की रिक्वायरमेंट है।